नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू धाकड़ धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, टैगलाइन तो आपने देख ही ली होगी आज की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रह रहा है। क्यों? जैसे अपन ने देखा है कि उसने अपनी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ उसने प्रशांत भूषण पर जो ₹1 का जुर्माना लगाया है, उस प्रक्रिया के द्वारा आज सुप्रीम कोर्ट की पावरों के बारे में और सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर हैं। उसने किस प्रकार से जो प्रशांत भूषण ने जो जुडिशरी के खिलाफ 2 ट्वीट किए थे, उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जुर्माना आरोपित कर दिया था। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी शक्तियां हैं जो हमें पढ़नी भी हैं और पढ़ना भी चाहिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी अभिलेख न्यायालय है, या हम बात करें सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है जिसके द्वारा वो उसके पास पावरें हैं इतनी ज़्यादा कि उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके द्वारा उसको सजा का प्रावधान है। तो अभिलेख न्यायालय हम अपन किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम पहले चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। हम बहुत बार कहते हैं, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायाधीश वगैरह उनमें बीच में विवाद चल रहा था कि ये अपने ही सहयोगियों को ऊपर बिठाल देते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश बना देते हैं, हम लोगों को नहीं बनाते। तो ऐसा बीच में विवाद चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जज थे, वो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे कि ये क्या है, यहाँ पर भाईचारा चल रहा है, यहाँ पर भाई बंधुचारा जो चल रहा है। यदि हम बात करें कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक समिति आयोग का गठन किया था, NHRC का। तो हम ये पूछ रहे हैं, सुप्रीम जो संसद है, संसद ने ऐसा क्यों किया था? तो संसद ने ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ये आयोग बनाया था 99वां संविधान संशोधन करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित क्यों कर दिया था, चलो अब अपन समझ ही लेते हैं। एक्चुअल में अपन पद से हटाने की प्रक्रिया भी समझते हैं। पहले आप ये देखो कि 99वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय न्यायिक समिति आयोग ये क्या किया था मित्रों? इसका जो गठन किया था, संविधान संशोधन किया था, वो संसद के द्वारा किया गया था और संसद ने एक राष्ट्रीय न्यायिक समिति आयोग बनाया था। क्यों बनाया था? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं की नियुक्ति के लिए बनाया था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। यदि हम बात करें, ये अप्रैल 2015 में लागू हुआ था। अप्रैल 2015 में ये लागू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अक्टूबर 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अक्टूबर 2015 में से असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो ये क्या था 99वां संविधान संशोधन? दोस्तों, इसके द्वारा क्या था, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया था इसमें कि न्यायाधीशों को चुना किस प्रकार से जाएगा। क्योंकि यदि हम बात करें कि आज की डेट में न्यायाधीशों को किस प्रकार चुना जाता है, तो हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को चुनने के लिए एक कॉलेजियम पद्धति का निर्धारण किया गया है, जो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था। हम उसे बताएंगे आपको पिछली पूरी प्रक्रिया में कि क्या प्रक्रिया रही थी, लेकिन आज अपन थोड़ा ओवरव्यू पढ़ लें। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को चुनने के लिए एक कॉलेजियम पद्धति निर्धारित होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये राय देते हैं राष्ट्रपति को कि किसको न्यायाधीश चुनना है या फिर किसको मुख्य न्यायाधीश चुनना है। मतलब खैर, इसमें मुख्य न्यायाधीश तो शामिल रहता है। अन्य न्यायाधीशों के बारे में बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश रहता है और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वसहमति के द्वारा
राष्ट्रपति को उसका नाम प्रमोट करते हैं, जिसको भी उसको न्यायाधीश नियुक्त करना है सुप्रीम कोर्ट का, तो राष्ट्रपति उस समिति की बात मानने के लिए बाध्य है। ये मैं आपको बताऊंगा कि जो दूसरा न्यायिक जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसमें क्या बातें कही गई थी। तीसरे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हो चुके हैं, और ये जो निर्णय आया था जो इसने असंवैधानिक घोषित किया था वो 4th न्यायिक निर्णय था। 4th न्यायिक निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का 2015 में। तो ये पूरी इसके बारे में बात थी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में इसको लाया गया था, लेकिन फिलहाल में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और वापस यही प्रक्रिया चालू हो गई है। यही राष्ट्रपति को नाम प्रमोट करेंगे और राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य है। यदि हम हमारे मन में कभी कभी ये प्रश्न आता है कि क्या राष्ट्रपति भी कोई नाम प्रमोट कर सकता है? हाँ, तो बिल्कुल कर सकता है राष्ट्रपति नाम प्रमोट। राष्ट्रपति मान लो कि मुख्य न्यायाधीश या फिर जो भी समिति बनती है उनको नाम भेज सकता है अपनी तरफ से, लेकिन उसको उसका रेफरेंस देना उस समिति का काम है। क्या समिति उस बात को मानती है? केवल राष्ट्रपति सलाह बोल सकता है, सिर्फ नाम प्रमोट कर सकता है, लेकिन मानना ना मानना ये न्यायाधीशों के ऊपर है। तो चलो अपन आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया। देखो, सुप्रीम कोर्ट को हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 से 147 आर्टिकल तक इसके बारे में बात होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसको पद से हटाने की प्रक्रिया। तो देखना जरा 124 के सब आर्टिकल 2 में एक बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के ने किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। याद रखना, महाभियोग जो शब्द है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए प्रयुक्त नहीं होता, वो संविधान में सिर्फ एक ही जगह प्रयुक्त होता है, वो भी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। तो इस बात को ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ही केवल महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, और सुप्रीम कोर्ट को महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग नहीं आएगा, याद रखना। उसके आधार क्या रहेंगे? तो 124(2) में यह बताया गया है कि उसके आधार क्या रहेंगे। क्या? महाभियोग के आधार क्या रहेंगे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के आधार क्या रहेंगे? तो दो आधार रहेंगे। क्या? साबित कदाचार व अक्षमता। साबित कदाचार से तात्पर्य है उसके व्यवहार से कि वो मतलब उसका व्यवहार किस प्रकार से है। यदि मान लेते हैं कि मतलब जो भी अशब्द बोलना या जो ऐसी कोई चीज जो संविधान के दायरे में रहकर नहीं बोलना चाहिए उस पद की प्रतिष्ठा को देखकर, तो यदि वो ऐसा करता है तो वो साबित कदाचार पर उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। हम बात करें अक्षमता से तात्पर्य है कि यदि मान लो कोई शारीरिक उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, शारीरिक या फिर बीमारी या कोई भी चीज है, तो उस पर अक्षमता का आरोप लगाया जा सकता है। तो दो चीजें हैं, साबित कदाचार और अक्षमता। तो संविधान में 124(2) में सिर्फ ये लिखा गया है कि आधार उसका क्या रहेगा, तो आधार ये रहेगा। अब बात करते हैं, सॉरी 124(4) है, 124(4), ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो प्रक्रिया जो है वो 124(5) में बताई गई है। 124(5) में इसकी प्रक्रिया बताई गई है कि प्रक्रिया क्या रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो दोस्तों, हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की, तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी आ सकता है। हम बात करें लोकसभा में भी आ सकता है, हम बात करें राष्ट्रसभा में भी आ सकता है। हम यदि बात करें कि ये जो प्रक्रिया है ये किसने निर्धारित की, क्योंकि संविधान में केवल इतना लिखा गया है कि प्रक्रिया कौन बनाएगा, संसद तय करेगी। कौन? प्रक्रिया कौन करेगी? संसद तय करेगी।
हम आज की डेट में जो प्रक्रिया पढ़ते हैं, तो यदि प्रश्न आया कि क्या संविधान में वो प्रक्रिया थी, तो संविधान में वो प्रक्रिया नहीं थी। संविधान में केवल ये लिखा था कि इसकी प्रक्रिया संसद तय करेगी, जिसके द्वारा संसद ने 1968 में इसको तय किया था। 1968 में क्या किया इसने तय किया था, जिसमें एक न्यायिक जांच अधिनियम बनाया था इन्होंने। क्या? न्यायिक जांच अधिनियम बनाया था। न्यायिक जांच अधिनियम बनाया गया था संसद के द्वारा, और इसमें इसके द्वारा बताई गई थी इसकी सुप्रीम कोर्ट के पदों को हटाने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया। तो हम यदि बात करें, यहीं पर मैं आपको एक प्रश्न बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट को के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या संविधान में है? तो संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में केवल प्रक्रिया सिर्फ संसद तय करेगी, यही है। यदि हम बात करते हैं आज लोकसभा राज्यसभा में बिल लाया जा सकता है क्या उसके खिलाफ, तो वो प्रक्रिया संविधान में नहीं थी। तो संविधान में जो था वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब ये इसके द्वारा होता क्या है, तो अब अपन उसको भी समझ लेते हैं। देखो, अब बात करते हैं हम हटाने की प्रक्रिया के बारे में। देखो दोस्तों, किसी भी सदन में हम ला सकते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया के बारे में। कौन कौन से में? लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में हम उस बिल को ला सकते हैं, लेकिन यदि हमारा लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा में 100 लोगों का लिखित अनुमोदन होना जरूरी है। 100 लोगों का लिखित अनुमोदन होना जरूरी है। अनुमोदन होना जरूरी है यदि कोई भी प्रस्ताव लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हटाने के लिए। और राज्यसभा में बात करें तो 50 लोगों का, 50 लोगों का वही लिखित अनुमोदन। अब हम यदि बात करें, मान लो राज्यसभा में उस बिल को लाया जा रहा है कि राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश को हटाने के बारे में बिल लाया जा रहा है या लाया जा रहा है, तो प्रक्रिया क्या रहेगी? पहले 50 लोगों का लिखित अनुमोदन कराया जाएगा, उसके बाद इनके अनुमोदन करके वो जो लेटर है वो कहां जाएगा? राज्यसभा के सभापति के पास। इसके बारे में लोकसभा अध्यक्ष पे, इसमें राज्यसभा के सभापति पर, राज्यसभा सभापति पर, राज्यसभा के सभापति पर। अब एक चीज और याद रखना, भले ही ये लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाए, लेकिन इन्होंने जो प्रस्ताव लाया है वो राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा। अब मर्जी है अध्यक्ष की कि वो उसे स्वीकार कर भी सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, और यदि अस्वीकार कर दिया तो जो प्रस्ताव है वहीं भंग हो जाएगा या वहीं पर ही विफल हो जाएगा, वहीं पर ही निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन यदि इसने स्वीकार कर लिया तो फिर ये इसकी जांच के लिए, राज्यसभापति उसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी को नियुक्त करेगा। 3 सदस्य कमेटी को क्या करेगा? नियुक्त करेगा, और 3 सदस्यीय कमेटी उसके बारे में जांच करेगी। कैसे जांच करेगी? तो देखो, हम मान लें कि 3 सदस्य की कमेटी में कौन कौन से सदस्य होंगे। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यदि मान लो महाभियोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे लाया जा रहा है तो उसी का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। तो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा या फिर कोई भी जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएगा, ठीक है, यदि ये नहीं रहा तो। इसके बाद एक आएगा अपना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक आ जाएगा अपना जो विधिवेत्ता है, विधिवेत्ता, पारंगत विधिवेत्ता, मतलब विधि में निपुण व्यक्ति।
तो ये 3 लोगों की जो कमेटी है, ये राज्यसभा सभापति उस प्रस्ताव को इनको बताएगा, तो ये उस मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश के बारे में जांच करेंगे, और यदि इन्होंने जांच में उस चीज को गलत पाया तो ये बिल वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि इन्होंने उसको सही पाया कि हाँ जो है वो जो प्रस्ताव में है वो सही बात है और साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर उन्हें हटाना चाहिए, उनका बिहेवियर ऐसा या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको हटाना चाहिए, यदि इसने ये रिकमेंड कर दिया वापस, तो ये किसको देगा? जिसके पास जो अपना जो भी इसने प्रस्ताव बनाया है वो किसको देगा? ये वापस राज्यसभा के सभापति को। वापस उस बिल को राज्यसभा के सभापति को बोलेगा कि हाँ सब कुछ सही है, आप इसको चालू कर सकते हो। अब ये राज्यसभा का सभापति इस बिल को भेजेगा लोकसभा अध्यक्ष के पास। सॉरी अब राज्यसभा के सभापति के पास ये वापस आ जाएगा। अब राज्यसभा में वोटिंग होगी। अब क्या होगा? राज्यसभा में उस बिल पर वोटिंग होगी, और उस बिल में वोटिंग होने पर उस बिल में वोटिंग क्या इस प्रकार से होगी कि सदन का बहुमत व उपस्थित एवं मतदान करने वालों के विशेष बहुमत से यदि वो बिल पारित होता है, सदन का कुल बहुमत व उपस्थित एवं मतदान करने वालों का विशेष बहुमत से यदि वो बिल पारित हो जाता है, तो यहां से वो बिल जाएगा वापस कहां? तो यहां से वो बिल कहां जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास। फिर लोकसभा अध्यक्ष के यहां पर उसकी वोटिंग होगी। यदि वो भी सदन के कुल बहुमत व उपस्थित एवं मतदान करने वालों के विशेष बहुमत से यदि ये बिल पारित कर देते हैं, तो फिर लोकसभा अध्यक्ष उस बिल को भेजेगा कहां? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा या फिर आदेश द्वारा उसको हटा देगा। किसको? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश से तो हमने पूछा ही नहीं, उसको तो कोई बात ही नहीं बताई। ऐसा मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो सुनो जरा। जब इसमें लाया जाता है और जब ये समिति उस चीज को सही मान लेती है और इसको रिकमेंड कर देती है राज्यसभा के सभापति को, जो भी चीजें हैं वो सही है, तब जाके राज्यसभा का सभापति उसको बुलाता है। किसको? न्यायाधीश को या फिर मुख्य न्यायाधीश को, और उसको बोलने का अवसर देता है। केवल बोलने का अवसर देता है, मानना ना मानना इनके ऊपर है। देता है, बिल्कुल देता है। उस टाइम पे उनको बोलने का, अपनी बात रखने का दिया जाता है कि ये गलत आरोप है, जो भी है उनको बोलने का अवसर दिया जाता है। कि मानना ना मानना इनके ऊपर है, ये क्या करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम दीपक मिश्रा के खिलाफ भी लाया गया था हमारे राज्यसभा में क्या यही महाभियोग, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था सभापति ने। तो यही बात है। तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके या फिर आदेश जारी करके उसको उसके पद से अनुपस्थित कर सकता है या फिर पद को रिक्त कर सकता है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया बारी बारी से समझ में आ गई होगी। और यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।